साक्षात्कार के प्रश्नों की श्रृंखला में एक प्रश्न है कि किसी भी सरकार द्वारा अलग बजट लाने का क्या उद्देश्य होता है और अलग बजट का लाभ क्या है। जैसे राजस्थान सरकार ने कृषि बजट अलग रखा है। पहली बात, जब हम इस तरह के प्रश्न को तैयार करें तो हमेशा यह ध्यान रखें कि किसी भी प्रश्न को इंडिपेंडेंट या पृथक रूप से नहीं देखना है, स्वतंत्र रूप से नहीं देखना है। उस प्रश्न से जुड़े कौन कौन से विषय हैं उन सभी को देखना है। यदि हम आरंभ में बात करें तो पहले रेलवे बजट अलग से बनने की प्रथा 1924 में अकवर्थ समिति की सिफारिशों से हुई थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कुल बजट का 84% रेलवे बजट होता था, इसलिए इसे आम बजट से अलग किया गया। वहीं 2016 में रेलवे बजट कुल बजट का लगभग 15% तक सिकुड़ गया, इसलिए 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। मैंने यह आपको इसलिए बताया क्योंकि जब कोई भी विषय वस्तु सरकार के लिए और आम जन के लिए प्राथमिकता की होती है तो उसे अलग से पेश करना आवश्यक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर क्यों जाते हैं और बुधवार को गणेश जी के मंदिर और सोमवार को शिव जी के मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि भारत में एकाधिदेववाद की प्रथा है। एक दिन किसी देवता का विशेष होता है, अन्य सभी देवताओं का पूजन होगा, लेकिन उस एक दिन किसी विशेष देव की पूजा होती है। इसी तरह से जब सरकार को लगता है कि ये क्षेत्र थोड़ा दुर्बल क्षेत्र है, इसमें संसाधनों का सही बंटवारा करने की आवश्यकता है, इसलिए सरकार उस क्षेत्र विशेष के ऊपर विचार करती है और उसी के अनुसार अपना स्वतंत्र बजट लेकर के आती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान सरकार स्वतंत्र कृषि बजट लेकर क्यों आई होगी। कृषि का आशय होता है फसल उत्पादन, पशुपालन, वनीकरण और मत्स्यन। इन चारों का जो कला, कौशल और विज्ञान होता है उसको हम कृषि कहते हैं। तो जब किसानों को, पशुपालकों को, हमारे वनों को और मत्स्यन को जब बढ़ावा देना था, जो कि आज भी ग्राम अर्थव्यवस्था अर्थात पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी है, और जब किसानों और पशुपालकों या उससे जुड़े सभी क्षेत्रों की समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो सरकार ने ये निर्णय किया कि किस तरह से हम कृषि बजट को अलग बना करके उस क्षेत्र विशेष के अंदर तकनीकी को, नवाचारों को इत्यादि को बढ़ावा दें। इसलिए सरकार ने स्वतंत्र बजट पेश किया। दूसरा, प्रत्येक सरकार की कुछ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे भारत जैसा विविधता वाला देश जहां पर अनेकानेक क्षेत्र हैं, यदि उनमें संसाधनों का उचित बंटवारा करना है, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है, व्यापार की ग्रोथ सुनिश्चित करनी है, असमानता को कम करना है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि कृषकों की आय दुगनी करनी है, अर्थात न केवल किसानों की आय बढ़ानी है अपितु उनकी जो उत्पादन लागत है उसे भी कम करना है, ताकि किसान प्रत्येक परिस्थिति में खड़ा रहे, आत्मनिर्भर रहे और अन्य क्षेत्रों की तरह उसका भी विकास होता रहे। इसलिए भी सरकार ने इस बजट को अलग करने का मानस बनाया होगा। तीसरा, आपको पता है कि वर्तमान युग तकनीकी का युग है, और वर्तमान में हम चाहे कृषि हो या अन्य क्षेत्र, उसमें नई नई तकनीकी अपना रहे हैं। तो जब वित्तीय समावेशन की आवश्यकता पड़ती है, या हम कृषि क्षेत्र में कहें कि आजकल सोलर पैनल लगाकर किसानों को ऊर्जा प्रदान की जा रही है, जो गिरता भूजल स्तर है
वो भी चिंता का विषय। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा बार बार की जा रही है। बूंद बूंद और टपक और फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से जो उन्नत कृषि करना चाहते हैं उनको उन्नत तकनीकी और नवाचारों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भी इस बजट में कृषि रूपी बजट को अलग किया गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं इसी बिंदु से संबंधित तीसरे बिंदु की, तो कुछ लोग कहते होंगे जब जेंडर बस्टिंग क्या है, क्योंकि जब आप बात करेंगे ना कृषि बजट अलग क्यों किया गया, तो एक प्रश्न ये उठ भी सकता है कि जेंडर बस्टिंग क्या है। तो वास्तव में जेंडर बस्टिंग कोई अलग से बजट पेश करना नहीं है, न ही अलग से कोई अकाउंटिंग या लेखांकन है कि अलग से इसे पेश कर दिया गया। जेंडर बस्टिंग एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 48.9% हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। अर्थात आधा आकाश, आधा आसमान, आधा संसार, आधा भारत नारी शक्ति है। तो नारी शक्ति को किस तरह से बजट के प्रत्येक मद में जो महिला पुरुष निरपेक्ष नहीं अपितु महिला पुरुष सापेक्ष है, उसमें उनको बराबर का अधिकार मिले, उसमें उनको बराबर का बजट मिले, इसलिए जेंडर बस्टिंग का आरंभ किया गया था। तो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिला पुरुष समानता हेतु जेंडर बस्टिंग, महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने वाला मार्ग, सभी सार्वजनिक नीतियों और परियोजनाओं में महिला से संबंधित सरोकारों का एकीकरण करने वाला, सशक्तिकरण करने वाला मार्ग, और अंत में किस तरह से नारी मुख्य धारा में आकर के पुरुष की तरह पूरे भारत का और विश्व का नेतृत्व करे, इसलिए जेंडर बस्टिंग आई थी। तो एक बार फिर मैं मेरे सभी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि जब भी किसी विषय को पढ़ें तो उसे इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ना है। भारतीय परंपरा है चीज़ों को खंड खंड की दृष्टि से नहीं, अखंड दृष्टि से देखना, और पश्चिम की परंपरा है चीज़ों को बिखेर कर विश्लेषणात्मक तरीके से खंड खंड की तरह से देखना। जैसे हमारे यहाँ बोला गया है कि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, अर्थात एक में अद्वितीय कौन है, परमपिता परमात्मा है। जब वो एको हम बहुश्याम की अवधारणा के साथ अनेक में रूपांतरित होता है तब वो खंड खंड हो जाता है, तब वो विश्लेषण हो जाता है, किंतु अंत में पुनः वह एक में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम एक में अनेक और अनेक में एक के विचार वाले हैं, और जो पश्चिम है वो बस अनेक अनेक और अनेक विचार वाला है, वो उनको इंटीग्रेटेड रूप से नहीं देखता है। तो जब इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी होगी तो आप अपने आप इंटरव्यू जैसे एक सामान्य विषय को, जो आजकल इतना विशेष हो गया है कि विशेष तैयारियां होती है, विशेष मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं और इतना धन अपव्यय किया जाता है आज हमारे एस्पिरेंट्स के द्वारा, उसके ऊपर रोक लगेगी। और जो भाटिया सर का उद्देश्य है कि किस तरह से शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए, शिक्षा जैसे हमारे समाज में अन्न, औषधि, विद्या और जल इत्यादि सब निःशुल्क होता था, उस तरह निःशुल्क होनी चाहिए, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से हम एक दूसरा प्रश्न भी लेंगे जिसमें कहा गया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन एक्सीलरेटिंग द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। देखिए होता क्या है, इस तरह का प्रश्न आपको किसी ट्रैप में भी लेके चला जाता है कई बार, और इस तरह का प्रश्न आपके इंटरव्यू की एक दिशा भी तय कर देता है। तो जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री की, तो हमें इतिहास की ओर देखना चाहिए कि किस तरह से भारत 18वीं सदी तक विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र था। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1/3 था। वो इसलिए था क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था MSME पर आधारित थी, कुटीर उद्योग पर आधारित थी, खादी ग्रामोद्योग पर आधारित थी, इको फ्रेंडली थी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, रोजगार आधारित थी। तो इसका अर्थ क्या है कि यदि वर्तमान अर्थव्यवस्था को भी हम ग्राम आधारित कर दें, लोकल प्रोडक्शन, लोकल रिसोर्सेज फॉर लोकल पीपल, और यदि शेष रहे
तो फिर उसे ग्लोबल भी बनाइए, कोई समस्या नहीं है। जब इस तरह की अर्थव्यवस्था होगी तो वो होती है रियल इकोनॉमी, उत्पादक अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का एक सरल सा उत्तर है कि एमएसएमई या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ग्राम आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो राजस्थान के लिए उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण है चीन का। आज हम कहते हैं चीन नंबर 1 है। चीन नंबर 1 इसलिए है कि चीन के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर में छोटे-छोटे उद्योग खुले हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इंडस्ट्री के, इसलिए चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरी दिशा में आपका चिंतन ले जाना चाहूँगा। आप चिंतन करिएगा और उसके ऊपर जो भी विचार हो वो आप कमेंट भी करिएगा। जैसे भारत में अन्न, औषधि, विद्या, जल, रुग्ण परिचर्या, शिशु की देखभाल, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब क्रय विक्रय के दायरे से बाहर थे। अर्थात ये हमारे सांस्कृतिक विकास के सूचकांक थे, आज के भौतिक विकास के सूचकांक नहीं थे। वर्तमान में पश्चिम के प्रभाव से हमने एक गड़बड़ तो शुरू कर दी है। हम हर वस्तु को बड़ा अस्वाभाविक रूप से क्रय विक्रय के रूप में ही देखते हैं, और ये सब जब प्रेम, सेवा, ज्ञान, संगोपन या पालन पोषण जब मैकेनिकल हो जाता है, यांत्रिक हो जाता है, भौतिक हो जाता है और सिक्कों के अंदर परिवर्तित हो जाता है, लेन देन में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था कभी स्थायी व्यवस्था नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि दंतमंजन, साबुन, वस्त्र, लकड़ी, स्वच्छता का सामान या अन्य जो भी वस्तु एक गांव में बनती है और वहीं खपत होती है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसके लिए परिवहन, सड़क, बिचौलिए, निवेश, संग्रह, रखरखाव, विज्ञापन, पैकिंग, वितरण इत्यादि जो अनुत्पादक व्यय हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहती। तो अर्थतंत्र में जो शूडोनेस आ गई है, आभासी अर्थव्यवस्था आ गई है, उसे हम धीरे धीरे ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था बना करके आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी हो सकते हैं, हमारे व्यापार को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो ग्राम अर्थव्यवस्था के केंद्र थे परंपरागत रूप से भारत में, पूरा राष्ट्र संस्कृति का केंद्र था और समाज व्यवस्था का केंद्र एक पूरा परिवार या कुटुंब होता था, तो उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन होता है और जैसे ही वो वस्तु तमिलनाडु में या बाहर बिकने लगती है और तमिलनाडु की वही वस्तु राजस्थान में आने लगती है, तो इसका अर्थ क्या है, जो परिवहन है, विज्ञापन है, पैकिंग है, ये सारी अनुत्पादक बातें हैं। जो वस्तु 1 रुपये की थी वो 20 रुपये में मिलेगी, और जो यहाँ की 1 रुपये की वस्तु है वो तमिलनाडु में 20 रुपये की मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आजकल चावल का आदान प्रदान होता है, वहाँ का चावल यहाँ के लोग खाते हैं, यहाँ के चावल वहाँ के लोग खाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं खाना चाहिए, ना मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ। हाँ, अतिरिक्त हो तो हमें उसे व्यापार के रूप में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जहाँ का व्यक्ति होता है, जिस वातावरण में उसका जीवन पलता है, बड़ा होता है, यदि वहीं के वातावरण का चावल वो सामान्य रूप से, नियमित रूप से खाएगा, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और ये सब प्रकृति, जिसे हम धरती माता कहते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, स्वाद के लिए खा सकते हैं, कभी कभी खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब नियमित रूप से आभासी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो याद रखिए वो राष्ट्र और वो विश्व केवल और केवल दरिद्र होता है। और जब जब हम प्रकृति का शोषण करेंगे, केवल दोहन नहीं करेंगे, तो इससे हमारी प्रकृति का विनाश होता है। शोषण का अर्थ है किसी गाय के चारों थनों से दूध निकाल लेना और बछड़े को न पिलाना, और दोहन का अर्थ है 2 थन, अर्थात 2 थनों का दूध जो गोपालक है वो निकाले और 2 थनों का दूध गाय के बछड़े को पिलाए। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखना है कि हमें अर्थव्यवस्था का दोहन करना है, न कि शोषण करना है। जय हिंद।